तो आपने देखा बेटा, तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो होता है बेटा जो पीपीएल की लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड मूव कर रहा है, राइट साइड को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको डी से या प्लस से शो करो। प्लस क्यों शो किया बेटा, क्योंकि ये वाली एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस होती है। अगर लेफ्ट में रोटेट करेगा तो मतलब वो क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट को बोलते हैं लीवो, या माइनस एक्सिस में आ रहा है तो ये हो गया माइनस का साइड, लीवो रोटेटरी। इसे क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। जैसे आपने देखा था कि राइट वो एंगल वो पीपीएल लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट कर रहा था या राइट में रोटेट कर रहा था, तो जिस एंगल से रोटेट कर रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। लेकिन बेटा बट दिस एंगल ऑफ रोटेशन इज नॉट स्पेसिफिक बिकॉज वी हैव नॉट टेकन द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम ये एंगल रोटेशन फिक्स नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नापने के लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करनी होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन करने के लिए बेटा हमें जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको 1 ग्राम पर ml लेना होता है, और जो लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब है जिसमें हम अपने सॉल्यूशन फिल करते हैं उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए या 1 डेसीमीटर की होनी चाहिए। तो उससे जो एंगल रोटेशन निकल के आता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन सिंपल होता है अल्फ़ा। क्या होता है बेटा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन लेंथ इंटू कंसनट्रेशन। थीटा की यूनिट हो गई रेडियन, लेंथ की हो गई डेसीमीटर, और कॉन्सेंट्रेशन हो गई ग्राम पर ml। तो ये ml ऊपर जाके क्या बन जाएगी, रेडियन पर ml बन जाएगी। इसे क्लियर नोट। तो अगर स्पेसिफिक रोटेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो ज़्यादा ग्रेट है। मतलब जितना ज़्यादा एंगल रोटेशन होगा उतना ज़्यादा वो सब्सटेंस क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। इसे क्लियर हो गया बेटा। सी नाउ हाउ कैन यू जज वेदर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। आप कैसे जज करेंगे कि आपके सामने कोई भी कंपाउंड रखा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए 3 कंडीशन मैसेज होती है बेटा। डाइसिमेट्री का मतलब होता है जिसमें सिमेट्री नहीं होती, इसको हम अनसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं और एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। तो जिस कंपाउंड में डाइसिमेट्री नहीं होगी उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। और जिस कंपाउंड में चिरलिटी होगी, चिरलिटी मतलब जिसमें डाइसिमेट्री होगी, चिरलिटी का मतलब होता है हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब जैसे आपको पता है कि हमारा हाथ ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, हमारा हाथ सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये बीच में हिस्सा काटेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वली नहीं होगा। तो चिरलिटी का सिंपल मतलब होता है हैंडेडनेस, मीन्स जिसमें सिमेट्री ना हो। तो जिस कंपाउंड में चिरलिटी होगी मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। या जिस कंपाउंड की मिरर इमेज जो फॉर्म हो रही है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होगा। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होता है तो वो तीनों कंडीशन फॉलो करेगा, डाइसिमेट्री, चिरलिटी और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे देखो आपका ये हाथ है, हाथ की इमेज आप मिरर में दिखोगे तो आपको ऐसी दिखेगी। तो अगर आप इस हाथ को सीधे उठा के यूँ रख दोगे तो ये इसमें मिरर इमेज नहीं बनेगी, ना सुपर इम्पोज करेगा ना ओवरलैप करेगा। इसका मतलब ये क्या है, चिरलिटी शो कर रहा है, मीन्स ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो चिरलिटी का मतलब कंपाउंड शुड बी डाइसिमेट्रिक। क्या होना चाहिए बेटा, डाइसिमेट्रिक। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये कंपाउंड इस फॉर्म में हो गया। अब इसकी मिरर इमेज देखनी है हमको, क्या देखनी है, मिरर इमेज देखनी है। तो इस कंपाउंड को मैं बेटा कैसे नोट करता हूँ, 180 घुमा रहा हूँ, 180 का मतलब OH इस साइड आएगा और H इस साइड आएगा, ये हो गया। तो आप देखिए ये इसकी मिरर इमेज है लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। आप इसको जो ऐसे उठा के इसको ऐसे रखेंगे तो ये देखिए H से OH ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे OH से H ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है। लेकिन आपको देख के पता नहीं लग सकता कि ये मिरर इमेज फॉर्म करे, सुपर इम्पोजिबल इमेज है या नहीं है। तो उसके लिए हमें बेटा रोटेशन कितना करना है, ये वर्टिकली रोटेशन करना होता है 180 डिग्री। कितना रोटेशन करना होता है, 180। तो जब 180 घुमाएंगे तो बेटा क्या हुआ, ये CH3 ऊपर पहुँच जाएगा और COOH क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया। और OH कहाँ चला जाएगा, इस साइड, और H कहाँ चला जाएगा, इस साइड। इसका मतलब क्या, जब इसको ओवरलैप करेंगे तो H और H तो ओवरलैप हो जाएगा इस साइड से, और OH तो ऐसे ओवरलैप होगा। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या पहुँच गया, अब CH3, और यहाँ क्या पहुँच गया, COOH। तो आप इसको जब उठाएंगे ऐसे रखेंगे तो ये क्या ओवरलैप कर रहा है, नहीं। तो ज़रूरी नहीं हमेशा पहले आपने हॉरिजॉन्टली घुमा दिया तो इसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज फॉर्म हुई, तो इसको हम कह सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, नहीं। इसके बाद अगर 180 घुमा के देख रहे हो वर्टिकली, उसके बाद अगर इमेज ओवरलैप कर रही है तो वो सुपर इम्पोज कर रही है, और इमेज ओवरलैप नहीं कर रही वर्टिकली 180 घुमाने के बाद तो वो 100% नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। अब देखिए इस कार्बन की डाइसिमेट्री के चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसको बोलते हैं चिराल सेंटर, कायरल सेंटर, क्या बोलते हैं। और जो पेयर फॉर्म हो रहे हैं, जैसे ये डी फॉर्म हो गया, इसका H राइट साइड में, तो इसका डी क्या, इसका H का लेफ्ट साइड में। आप इसको भी L मान सकते हो और इसको D, ये आपके ऊपर है किसको D और L मारें।
तो वो पेयर जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों फॉर्म हो रही है, ऐसे पेयर को बोलते हैं इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? तो इनएंशियोमर्स क्या है? पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इनएंशियोमर्स बेटा वो पेयर है ऑप्टिकल आइसोमर्स में जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों फॉर्म हो रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। और दे डिफर इन रोटेशन ऑफ पीपीएल। डिफरेंट रोटेशन का मतलब एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। दे रोटेट द पीपल इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जितना ये रोटेट करेगा प्लस एक्सिस में, ये उतना रोटेट करेगा माइनस एक्सिस में। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए इनएंशियोमर्स की। अगर ये कंडीशन है तभी इनएंशियोमर कहलाएगा। तो इनएंशियोमर वो बेटा वो पेयर ऑफ आइसोमर्स होते हैं ऑप्टिकल से जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों इक्वली फॉर्म होती हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब उसमें कायरल सेंटर होगा या कंपाउंड डाइसिमेट्रिक होगा। इज इट क्लियर? तो ये होता है हमारा क्या बेटा? इनएंशियोमर्स। अब इस कंपाउंड में बेटा कितने कायरल सेंटर है? एक। तो हम ये कह सकते हैं अगर एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन अगर एक ही कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है तो ज़रूरी नहीं है वो 100% ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हो। तो कायरल सेंटर नॉट 100% गारंटी ऑफ हैविंग कायरलिटी। लेकिन अगर एक कायरल सेंटर है, मतलब एक कायरल कर्म है, तो ऑप्टिकल 100% है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा 100 कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हो भी सकता है और नहीं हो सकता। अब कायरल सेंटर डिफाइन करने का तरीका क्या है? कायरल सेंटर का मतलब जिसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, मतलब जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो, इसकी चारों वैलेंसी में 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो या 4 एटम अलग अलग अटैच हो। तो ये 2 कंडीशन होगी तो वो कायरल सेंटर कहलाएगा। जैसे इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये कार्बन हो गया कायरल सेंटर। जैसे ये इस पर 4 ग्रुप अलग अलग सिग्मा बॉन्ड है 4, तो ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है लेकिन 2 सिमिलर ग्रुप है, इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। इसमें क्या हो रहा है बेटा? 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब कायरल सेंटर हो गया। इसे क्लियर? तो क्या निकला? 1 ऑप्टिकल सेंटर मीन्स कायरलिटी, और 1 ऑप्टिकल सेंटर है तो मतलब कायरलिटी और कायरल बात एक ही है। इसे क्लियर? तो 1 और मोर कायरल सेंटर इज नॉट हैविंग 100% कायरलिटी। और एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होंगे तो ज़रूरी नहीं है वो 100% उसमें कायरलिटी होगी, या वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज फॉर्म वो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर एक कायरल सेंटर है तो वो 100% नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज फॉर्म करेगा ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये आपकी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 अलग अलग ग्रुप है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हो गया। तो उसमें कायरल सेंटर कितने? खाली एक ही है, इसका मतलब 100% ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, ये आपका टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड हो गया, तो इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिमिलर ग्रुप हैं, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव हुआ नहीं हुआ। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये हो गया, तो इसमें 2 सिमिलर ग्रुप आ रहे हैं और कायरल सेंटर इसमें नहीं है, तो ये दोनों हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब जिसमें कायरलिटी नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, डाइसिमेट्रिक नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, मैंने इसका मिरर इमेज बनाई। सब बोलो ये क्या है? डी फॉर्म है, तो उसको मैं ये हॉरिजॉन्टली घुमाऊंगा तो ये C2H5 इधर चला जाएगा और CH3 इधर चला जाएगा, ये हो गया, तो एल फॉर्म हो गई। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है या नहीं है उसको चेक करने के लिए इसको हमें 180 घुमाना पड़ेगा वर्टिकली। क्या घुमाना पड़ेगा? 180। तो जब 180 घुमाओगे तो Cl ऊपर चला जाएगा बेटा, H नीचे आ जाएगा, CH3 C2H5 की जगह रहेगा और C2H5 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये C2H5 तो C2H से ओवरलैप कर जाएगा, CH3 से ओवरलैप करेगा। लेकिन बेटा यहाँ पे H के प्लेस पे क्या आ गया? Cl आ गया, और Cl के प्लेस पे क्या आ गया? H आ गया। मतलब इसको 180 घुमाते हैं तो ये ऐसे ही तो बनेगा, CH3 C2H5 CH और ये Cl। तो देखिए ये से ओवरलैप कर रहा है, CH3 ओवरलैप कर रहा है, C2H5 से C2H5 ओवरलैप कर रहा है। लेकिन बेटा अब H के प्लेस पे Cl आ गया और Cl के प्लेस पे क्या आ गया? H। तो ये क्या 100% मॉलिक्यूल ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज। ये नहीं खाली डी से हमने एल फॉर्म बना दी तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होगी, नहीं। उसके बाद हमें चेक करने के लिए 180 घुमाना पड़ता है वर्टिकली। 180 घूमने के बाद अगर वो ओवरलैप कर रही है तो हम कह सकते हैं कि सुपर इम्पोजिबल इमेज है, और अगर ओवरलैप नहीं कर रही तो 100% नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है। तो ये होता है हमारा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इज इट क्लियर? तो बेटा अब आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, क्या ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्या कायरलिटी होता है, क्या कायरल सेंटर होता है। क्लियर बेटा? इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आए तो मैं बताऊँ। थैंक यू बेटा।